संसार सिनेमा का बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। नमस्ते साथियों, इस प्रोग्राम के जरिए हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि आपको किसी चर्चित फिल्म के संवादों के साथ उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएं जिनकी आपको जानकारी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गोदान की बातें। ये तो आप जानते ही हैं कि ये फिल्म मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कृति गोदान पर आधारित है। जो बातें आप सुनेंगे उन्हें खोजकर आलेखबद्ध किया है रमेश जोशी ने और आपको सुना रहे हैं अमरकांत। श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों पर बहुत कम हिंदी फिल्में बनी हैं। कारण हिंदी सिनेमा मूलतः व्यावसायिक सिनेमा है और साहित्यिक रचनाएं व्यावसायिक नजरिए से नहीं लिखी जाती। साहित्य को फिल्म में बदलने की प्रक्रिया में या तो साहित्यिक कृति मारी जाती है या फिल्म और फिल्मकार। हालांकि कुछ प्रयोगधर्मी फिल्मकारों ने समय समय पर ऐसी कोशिशें अवश्य की। उनकी फिल्मों को सराहना भी मिली, किंतु टिकट की खिड़की पर वे अधिक सफल नहीं रही। बायोस्कोप की बातें कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी ही फिल्म पर जो एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति पर बनी थी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अंतिम और महान उपन्यास पर बनी यह फिल्म थी गोदान। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो, पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। सन 1966 में प्रदर्शित फिल्म गोदान के निर्माता निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। बनारस के रहने वाले त्रिलोक जेटली खुद भी साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गद्य और पद्य में कई रचनाएं लिखी थीं, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुईं। त्रिलोक जेटली प्रबुद्ध व्यक्ति थे। बनारस विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून और साइंस की डिग्रियां प्राप्त की थीं। प्रारंभ से ही उनकी फिल्मों में गहरी रुचि थी। सो पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कलकत्ता चले गए और बांग्ला फिल्मों के माध्यम से फिल्म निर्माण और निर्देशन का प्रशिक्षण लिया। प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म स्वयं सिद्धा में वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। समर राय और शांता आप्टे ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं की थीं और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब सफल भी रही। फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण ले चुकने के बाद त्रिलोक जेटली कलकत्ता से मुंबई आ गए और हिंदी फिल्मों में भाग्य आजमाने की कोशिशें की। इसी दौरान प्रसिद्ध फ्रांसीसी फिल्मकार जीन रेनोइर अपनी फिल्म रिवर के निर्माण के सिलसिले में भारत आए थे। भारतीय पृष्ठभूमि पर बनाई जा रही फिल्म रिवर के लिए उन्हें भारतीय कलाकारों की जरूरत थी। त्रिलोक जेटली को उन्होंने फिल्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन कर लिया। त्रिलोक जेटली ने फिल्म रिवर में एक कलाकार के रूप में तो काम किया ही, साथ ही वो जीन रेनोइर के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे। इसके बाद त्रिलोक जेटली ने फिल्म्स डिवीजन के लिए कई डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने विज्ञापन फिल्में भी बनाई और खादी विलेज कमीशन उत्तर प्रदेश के लिए भी फिल्म निर्माण किया। सन 1966 के दौरान उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनाने का निश्चय किया। त्रिलोक जेटली ने राजकुमार, कामिनी कौशल, शुभा खोटे, महमूद और शशिकला जैसे बड़े कलाकारों को लेकर गोदान बनाने का जो फैसला किया, वो उनके लिए महंगा सिद्ध हुआ। फिल्म आर्थिक संकटों में फंसी और बंद होने की कगार पर पहुंच गई। इसे फिल्म का सौभाग्य ही समझना चाहिए कि ठीक इसी समय भारत सरकार की ओर से एनएफडीसी की स्थापना हुई। त्रिलोक जेटली ने इस अवसर का लाभ उठाया और फिल्म गोदान के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर दिया। इस प्रकार
फिल्म गोदान डिब्बे में बंद होने से बच गई और एनएफडीसी के सौजन्य से छवि ग्रहों तक पहुंच सकी। यहां आपको यह भी बता दें कि गोदान वो पहली फिल्म थी जिसे एनएफडीसी ने ऋण सहायता दी थी। फिल्म गोदान को देश के कई राज्यों ने मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया था। बावजूद इसके ये फिल्म टिकट की खिड़की पर कोई जलवा न दिखा सकी। इसे सफल फिल्म नहीं माना जा सकता। निर्माता निर्देशक त्रिलोक जेटली इस फिल्म के बाद कोई दूसरी फिल्म न बना सके और धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। या जरत रहत दीन रे ओ रामा, जरत रहत दीन रे, या जरत रहत दीन रे ओ रामा, जरत रहत दीन रे। अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, तनिक न आवत चैन ओ रामा, जरत रहत दीन रे। गोदान को मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। ये उनकी अंतिम कृति भी थी और इसकी गणना संसार के श्रेष्ठतम उपन्यासों में होती है। गोदान की कथा का कलेवर बहुत बड़ा है। एक वृहद कथा को 2 घंटे की फिल्म में बांध पाना संभव नहीं था। अतः फिल्मकार ने गोदान के नायक होरी के जीवन तक ही फिल्म को सीमित रखा। होरी का जीवन जिन घटनाओं और पात्रों से प्रभावित हुआ, केवल उन्हीं को फिल्म में लिया गया, शेष प्रसंग छोड़ दिए गए। गोदान उपन्यास का एक बहुत बड़ा भाग उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिर्जा साहब, मिस्टर तनखा, प्रोफेसर मेहता और मालती के जीवन और कार्यकलापों का चित्रण करता है। फिल्म गोदान में इन उच्च वर्गीयों की कथा केवल 3 छोटे-छोटे दृश्यों में सिमट कर रह गई। राय साहब, अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। मैं इन प्रश्नों का कायल नहीं। सच पूछिए तो मुझे उन लोगों के साथ जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जीवन है रईसों का सा। आपका विचार बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर मेहता, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। खेद तो यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। आप ही को महीने का 800 रुपए हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई सिर्फ 8 रुपए पर अपना निर्वाह करते हैं। व्यक्तिगत बातों की आलोचना न कीजिए खन्ना साहब। नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। खन्ना साहब, मैं इतना वेतन इसलिए लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। क्या आप बता सकते हैं किस व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहे हैं और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ। आप धन को बराबर फैला सकती हैं, लेकिन रूप को, बुद्धि को और चरित्र को बराबर फैलाना आपकी शक्ति के बाहर की बात है। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है मिस्टर मेहता। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है मिस्टर खन्ना। माफ कीजिए, मुझे देर हो ही गई और इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप ना आते तो हम सबको बड़ा अफसोस रहता। कल शिकार का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत खूब, लेकिन रसोई वगैरह साथ ना ले चलिएगा। मिस मालती पकाएंगी और हम सब खाएंगे। क्षमा कीजिए, पकाने में मैं आपकी मदद न कर सकूंगी। सच पूछिए तो मुझे इसका शौक ही नहीं है। फिर मिर्जा साहब, आप फिक्र ना कीजिए, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। जंगल में हांडी और बर्तन की तलाश करना हिमाकत है। हरण का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और दस्त के साए के नीचे खर्राटे लीजिए। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कई कृतियों पर फिल्में बनी हैं। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल भले ही न रही हों, किंतु उन्हें व्यापक सराहना और प्रशंसा अवश्य मिली।
महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर इसी नाम से एक फिल्म बनाई थी। इसके अलावा प्रेमचंद की और भी कई रचनाओं जैसे गबन, दो बैलों की कथा, निर्मला और कफन पर भी फिल्में बनी और सराही गईं। इसे एक विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि खुद मुंशी प्रेमचंद काफी प्रयत्नों के बाद भी अपने जीवन काल में फिल्मी लेखक नहीं बन पाए। वो फिल्में लिखने का इरादा लेकर मुंबई आए अवश्य थे, किंतु लेखक के तौर पर फिल्मों में जगह न बना पाए और निराश वापस लौट गए। मुंबई में अपने फिल्मी संघर्ष के दिनों की व्यथा को प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को लिखे एक पत्र में बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त किया था। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर लिखा था कि फिल्मी लेखक बनने के लिए उन्हें अपनी रचनात्मकता को तिलांजलि देकर ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रहना होगा जिन्हें न कला की कोई समझ है और न साहित्य की। ऐसों की चाटुकारिता करते हुए जीने से बेहतर है कि वो अभावों भरी पुरानी जिंदगी में लौट आएं और अपने अभावों में ही संतुष्ट रहने का प्रयत्न करें। भले ही मुंशी प्रेमचंद अपने जीवन में सफल फिल्म लेखक नहीं बन पाए, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनकी कृतियों ने बहुत से फिल्मकारों को आकर्षित किया और उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों पर फिल्में बनाई। इनमें प्रवीण भाई द्वारा दो बैलों की कथा पर बनाई गई हीरा मोती, सत्यजीत रे द्वारा शतरंज के खिलाड़ी और निर्माता आर के सोरल द्वारा बनाई गई गबन विशेष उल्लेखनीय हैं। निर्माता आर के सोरल की फिल्म गबन में सुनील दत्त और नंदा की प्रमुख भूमिकाएं थीं। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहना तो मिली ही, साथ ही ये टिकट खिड़की पर भी सफल सिद्ध हुई। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि फिल्म गोदान की कथा इसके नायक होरी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। होरी एक सीधा साधा ग्रामीण किसान है जो अत्यंत परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। होरी का सबसे बड़ा अरमान था अपने द्वार पर एक दुधारू गाय को बंधा देखना। यही छोटा सा अरमान उसके जीवन में संकटों के आगमन का कारण बना। उसके दोनों भाई उसके दुश्मन हो गए। एक ने गाय को जहर देकर मार डाला। होरी का जवान बेटा गोबर गाय के पुराने मालिक भोला की बेटी के चक्कर में फंसा और एक दिन उसे गर्भवती करके घर से ही भाग गया। भोला की इस अभागन बेटी को घर में शरण देने के कारण होरी सामाजिक कोप का शिकार बना। उस पर पंचायत ने जुर्माना किया और उसकी फसल छीन ली। भोला ने होरी के दोनों बैल जब्त कर लिए। होरी अपनी सिधाई के कारण निरंतर दबता गया और अपनी दुर्दशा कराता गया। घोर कंगाली के बीच अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान, जहां आजादी से पूर्व के भारतीय ग्रामीण जीवन और भारतीय किसान की जिंदगी का अत्यंत प्रभावपूर्ण चित्रण करता है, वहीं फिल्म गोदान मात्र होरी की व्यथा कथा भर बनकर रह गई है। तो भी निर्माता निर्देशक त्रिलोक जेटली को इस बात के लिए साधुवाद तो देना ही होगा कि उन्होंने एक श्रेष्ठ साहित्यिक कृति को पर्दे पर लाने का साहस किया। जन्म लियो ललना के चांद मोरे अंगना उतरी आयो
फिल्म गोदान आरंभ होती है एक पिछड़े हुए भारतीय गांव से। होरी इसी गांव का निवासी है। वो सरल और धर्मभीरू किसान है और गांव में सबसे मिलजुल कर रहना अपना धर्म समझता है। एक दिन होरी राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा था, तब रास्ते में उसकी भेंट भोला से हो गई। भोला भी उसी की तरह गांव का एक किसान था। राम राम भोला भाई। राम राम। कहो क्या रंग ढंग है? सुना है इनके मेले से नई गाय लाए हो? हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध नहीं पहुँचे तो गुजर कैसे हो? भगवान कहीं गांव से बरखा कर दे और दाढ़ी भी सुनीते से रहे तो मैं एक गाय जरूर लूंगा। गऊ से ही तो द्वार की शोभा है, न जाने कब ये साथ पूरी होगी। 2 धार तो मालूम होती है, ये कितने मिली? अब की बाजार बहुत तेज है, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। इस पर ग्राहक रुपए का 8 से दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन लाए भी वो माल के 10-5 गांव में किसी के पास निकलेगी नहीं। जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, लेकिन हमने नहीं दिया। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी ब्याह में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है? गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। घरवाली बार बार कहती है कि भोला भाई से क्यों नहीं कहते। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द नहीं देखा, जब बात करेंगे आंखें नीची करके। भला आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव कट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया। मैं तो कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते? साथ में तो हूँ, मैं तो 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो इस गाय पे मन ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे मान की नहीं दादा, फिर मेरे पास नकद दाम भी तो नहीं है। तुमसे नकद दाम मांगता कौन है भैया? ये गाय तुम्हारी हो गई, जब इच्छा हो आकर ले जाना। अगर थोड़ा सा भूसा हो तो दे देना। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। मेरे पास थोड़ा सा भूसा बचा है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भोला की घरवाली असमय ही स्वर्ग सिधार गई थी। घर में लड़के, बहुएं और सभी थे, किंतु आदमी को औरत के बिना अकेलापन तो महसूस होता ही है। बिना घरनी के घर नहीं होता भैया। पुरानी कहावत झूठी थोड़ी है। नाटन खेती बहौरियन घर। नाटे बैल खेती क्या करेंगे और बहुएं क्या घर बसाएंगे? ठीक कहते हो भैया। जब से झुनिया की माँ मरी है, घर की बरकत उड़ गई। नई घरवाली पाने की ललक भोला में इतनी बढ़ गई कि वो ये भूल गया कि उसके घर पर ब्याह के योग्य एक जवान लड़की बैठी है, जिसके मन की चंचलता उससे दबाए नहीं दबती। जाने काहे जिया मोरा डोले रे, जाने काहे जिया मोरा डोले। कोई कलियों का घूंघट खोले, मोरे सपनों की दुनिया डोले। डोले रे, जाने काहे जिया मोरा डोले रे, जाने काहे जिया मोरा डोले रे, जाने काहे जिया मोरा डोले। भोला को होरी से बड़ी आशाएं थी, इसीलिए वो बिना नकद लिए होरी को गाय दे देना चाहता था। कल गोबर को भेजकर गाय मंगवा लेना। इस वक्त तो सानी खा रही है। मंगवा लूंगा। जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो बात याद रहेगी। उस बात की मुझे बड़ी फिक्र है दादा। गाय के कारण ही होरी के जवान बेटे गोबर और भोला की बेटी झुनिया में मेल जोल बढ़ा। तुम रहने दो, मैं भर देता हूँ। तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया? तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। यही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को माछी दूंगी। रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी ना? दर्शन के लिए पूजा करनी होगी। मैं भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती।
अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वो दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वह क्यों द्वार द्वार घूमे? भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसको तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब सरबस दोगे। होरी के घर में गाय क्या आई जैसे सारी खुशियां ही आ गईं। नाद यहाँ नहीं, आंगन में गाड़नी होगी। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है। मैं तो यहीं गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर आंगन में गाय का बांधेगी भाई। क्यों बात नहीं समझते, उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पढ़े हो। गांव के लोग नई गाय को देखने और होरी को बधाई देने आए। पंडित जी ने भी गाय के लक्षणों की सराहना की। आज मेरे मन की लालसा पूरी हो गई। रूपा, जा कहीं घंटी बजी थी ले तो आ। तो ना सामान की दुकान से काला डोरा लिया। गाय को नजर बहुत लगती है। कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले। सुना है बड़ी सुंदर। पाल आगन दादा, न जाने किसके पुण्य प्रताप से आज मेरा घर पवित्र हो गया है। कोई दोष नहीं, बाल भौरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातिम में कमी न होने पाए। 5 सेर दूध है इसमें। अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ? बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है? बाहर न बांधना, इतना कहे देते हैं। नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे? अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। एक ही मलाल था होरी को। गाय देखने गांव के सब लोग आए, लेकिन उसके अपने सगे भाई शोभा और हीरा नहीं आए। ना शोभा आया ना हीरा। सुना ना होगा। मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे सामने भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सर झुकाकर चलना चाहिए। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा? मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। रूपा, जरा शोभा काका और हीरा काका के यहाँ जा, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है। अगर ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। किसी को बुलाने नहीं जाना है। इतना ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। आदमी पहचानने में धनिया कभी गलती नहीं करती। होरी जितना सरल और सीधा है, धनिया उतनी ही तेज और तीखी। सच बात मुंह पर कहना जानती है, और सच बात यही थी भी। जब तक एक में थे, एक बकरी भी नहीं ली। अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पाई का हिसाब दे दिया था। मैं ये कभी ना मानूंगा कि उन्होंने पिछली कमाई छुपा रखी। तुम मानो चाहे ना मानो, है ये पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से ऊन बरस पड़ा? उतने खेत हमारे पास भी है, उतनी उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है शोभा। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिया आता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमान का धन जैसा आता है वैसा ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। काश कि होरी ने गाय ठाकुर को दे दी होती। लेकिन कहते हैं ना, जब दुख आने वाले होते हैं तो आदमी की मति ही विपरीत हो जाती है। किसे कहाँ लिए जा रहे हो? अंदर गर्म है, सुंदरिया को बाहर हवा में बांध देता हूं। इसकी भी तो जान है। अच्छा, जरा शोभा को देख के आना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब रात हो गई है, कल चला जाऊं? नहीं नहीं, आज ही को आओ। सुना है उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जाती है। अच्छा, ऐसे बांध कर जाता हूँ। होरी ने जिद करके गाय बाहर बांध दी। फिर वही हुआ जो होना था। छुटपुटे के वक्त होरी ने अपने भाई हीरा को गाय की नांद के पास खड़े देखा था। उसके वहां होने का राज होरी की समझ में तब आया जब अनर्थ घट चुका था। दादा, सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले सांप ने छू लिया? वह तो बड़ी तड़प रही है। सगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ। बेचारा होरी सर थाम कर रह गया। तुम्हें कोई लाख समझाए, करोगे अपने मन की। गाय को गर्मी लग रही थी, अब
तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। आज मैं सुबह को देखकर आया तो हीरा सुंदरिया के पास खड़ा था। मालूम होता है उसी ने आकर कुछ खिला दिया है। क्या कहा? हीरा ने कुछ खिला दिया है? हाँ, लेकिन इसका जिक्र भूल कर भी किसी से न करना। कौन? सुबह होते ही लाला को थाने ना पहुंचाया तो भाग की बेटी नहीं। धनिया की धमकी एक ऐसी चिंगारी थी जिसे भड़कना ही था। हो रही ये है सरकार। तुम्हारा सुबह किस पर है हो रही? मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। गाय मारी है इसके भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। यह औरत कौन है? होरी के घर वाली है सरकार। और हीरा कहाँ है? वो तो आज सवेरे से ही कहीं चला गया सरकार। मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। पंडित दादा, मेरे जीते जी ये तलाशी ना होने पाएगी। जो कुछ करना है जल्दी करो, इस तरह गला नहीं छूटेगा। मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है पंडित दादा। इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। तलाशी लेकर क्या करूं हुजूर? उसका भाई आपके ताबेदारी के लिए हाजिर है। कैसी बातें करते हो जी? ऐसा न कहिए हुजूर, नहीं तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी कौन सी खेती? ये लो 50 रुपए, आज ही कागज लिखा लेना। तुम्हारा मुंह देकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। कहाँ चला है ये रुपए लेकर? घर के परानी दाने दाने को तरसे और ये चला है अंजलि भर रुपए लेकर घर की इज्जत बचाने। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले तलाशी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हीरा को फंसाने के लिए इस औरत ने खुद गाय को जहर दे दिया है। हाँ, दे दिया जहर। अपनी गाय थी, मार डाली। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो लिखो, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियां। इधर ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ गोबर और भोला की बेटी झुनिया के बीच एक नया ही कांड परवान चढ़ रहा था। आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झुना। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानू? तुम जान भी मांगो तो मैं दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम ही समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निर्वाह करते रहना। मैं मरते दम तक निभाऊंगा झुना। एक बार मेरे घर क्यों नहीं आती? जरा अम्मा भी तो देख लें। तुम्हारे घर यूं ना आऊंगी, बड़ी देर हो गई। कल रात मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, तुम चले आना, मैं पिछवाड़े में दूंगी। और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं नहीं आता। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ। फिर तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती। तो मैं नहीं आता। मेरी बला से। फिर वही हुआ जो ऐसी स्थिति में होता है। सो गए कि जागते हो? अरे जागता तो हूँ, लेकिन इस जाड़े पाले में तू क्या करने आई है? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। जिस बात को डरती थी वही होकर रही है। क्या हुआ? क्या बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहती? झुनिया को बच्चा होने वाला है। तो क्या झुनिया हमारे यहाँ आई हुई है? और कहाँ जाती, पूछता कौन? और गोबर भी न जाने कहाँ भाग गया है। झुनिया ने कुछ नहीं कहा, वो कहाँ गया? अरे उससे तो कुछ कहकर गया होगा। तुम्हें तो बस गोबर की ही चिंता है, मुझे इस कलमुही की चिंता है। इसे क्या करूं? अपने घर तो मैं से क्षण भर भी न रहने दूंगी। उसे घर में घुसने ही ना देना चाहिए था। लेकिन वो तो हमारे घर से उठने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा चल, देखो कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। देखो, हल्ला ना मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, तो फिर आज ही खुल जाए। मुदा, इतनी रात गए, इस अंधेरे सन्नाटे में जाएगी कहाँ? जाए जहाँ उसके सगे वाले हो। लेकिन सोचो तो, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत हो। हमें क्या करना? मैं तो गोर को भी निकाल बाहर करूंगा। तुम्हें मेरी सौ, वो तो आप ही रो रही है। भाग्य खोटी ना होती तो ये दिन क्यों आता? अच्छा, तू मत घबरा, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। होरी को देखते ही झुनिया उसके पांव पर लौट गई। अब तुम्हारे सिवा मुझे दूसरा ठौर नहीं। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से टुकराओ मत। डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है। जैसी तू भोला की बेटी है, वैसी ही मेरी बेटी है। हमारे रहते तुझे भी सकेगा। भोज भात जो लगेगा वो हम सब दे लेंगे। लेकिन मेरे काका और भैया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं देख लूंगी काका और भैया को।
संसार में उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अम्मा चल उठ। बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? मुझे तो लगता है कहीं बाहर चले गए। कायर कहीं का, अब के आए तो घर में बैठने ना दूं। हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी ही पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। होरी ने झुनिया को माफ तो कर दिया, लेकिन पंचायत ने होरी को इस कृत्य के लिए माफ नहीं किया। सोचो कितनी बदनामी और जगहटाई हो रही। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, बामुनों को भोज न दोगे, धार कैसे होगा? दुनिया को घर में न रखते तो कुछ न होता। हमें कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई हो रही? दुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? अभी तुम्हारी दो दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसे बेड़ा पार लगेगा। ये सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैं जुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे। इस दशा में कहीं डूब धंस मरी तो अपराध किसे लगेगा? पंचायत ने होरी को उसके अपराध के लिए कठोर दंड दिया। होरी ने झुनिया को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसमें राय साहब से क्या पूछना है? मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। लगा दो 200 रुपया डांड। मेरे विचार से तो 100 रुपया नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे। हमसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा। यही न्याय है। तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वो सिर आंखों पर। पंचो, हमारे पास जो कुछ भी है वो भी खलिहान में है। घर में एक दाना भी नहीं गया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो। हमारा भगवान मालिक है। धनिया के जीते जी ये नहीं होने का। मैं न एक दाना अनाज दूंगी, न एक कौड़ी दान। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं रह सकते। आज मर जाए तो ये बिरादरी इस मिट्टी को पार लगाई। पंचो, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास खलिहान के इनाज के सिवा और कोई चीज नहीं है। मैं बिरादरी से कभी दगा नहीं करूंगा। मर मर कर हमने कमाया, इसलिए कि 5 लोग भोग लगाए, हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। ये सब अकेले ही तुमने नहीं कर लिया। मैं भी अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। तू ठीक कहती है धनिया, दूसरे के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। तो अपना घर गिरो रख दो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। अगर पंचों की यही सलाह है तो मैं अपना घर गिरो रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द के साथ पाला पड़ा। होरी सरल और भला आदमी है। दुनिया लाख बदी करे मगर उसे अपनी इंसानियत पर अडिग रहना आता है। उसने झुनिया को बहू मानकर घर में जगह देने का निर्णय कर लिया। तो फिर किसी की क्या मजाल थी कि वो उसे अपने निर्णय से डिगा पाता। झुनिया होरी की छत्र छाया में रहने लगी और एक दिन होरी का घर एक नन्हे शिशु की किलकारियों से गूंज उठा। धन धन भाग सफल भई साध, आनंद मनावई हो। जन्म लियो ललना के चांद मोरे, अंगना उतरी आयो, उतरी आयो। फिल्म गोदान का संगीत है पंडित रविशंकर का। शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाने वाले पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया है। इनमें सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली और काबुलीवाला विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया था। निर्माता निर्देशक त्रिलोक जेटली ने जब उनके सामने फिल्म गोदान का संगीत तैयार करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने गोदान की पृष्ठभूमि को समझने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने की इच्छा प्रकट की। वो कुछ दिन उत्तर प्रदेश में रहे और उन्होंने मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन के साथ ही यहाँ की भाषा और संगीत का अध्ययन किया। यही कारण है कि फिल्म गोदान के गीत संगीत में इस क्षेत्र की आंचलिकता मुखर होकर उभरी है।
फिल्म गोदान के गीत अनजान ने लिखे थे। ये सारे गीत आंचलिकता में रचे बसे थे। इनमें परंपरागत गीतों और भजनों को भी समाविष्ट किया गया था। सामाजिक अन्याय का शिकार होकर होरी आज भुखमरी के कगार पर जा पहुंचा है। उसकी फसल छीन ली गई, उस पर भारी जुर्माना करके उसका घर गिरवी रख लिया गया और वो अपने दोनों बैल भी गंवा बैठा। ऐसे में फांके करने की नौबत तो आनी ही थी। मैं अनाज का दाना नहीं और रूपा भूख से व्याकुल हो रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जब भाग ही फूटे हों तो कोई क्या कर सकता है। घर पर हो रे। नमस्कार महाराज। अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में तो किसी से कुछ कहा नहीं तो भोला की क्या मजाल थी कि तुम्हारे घर से बैल खोल ले जाता, यही लहास न गिर जाती। भगवान की यही इच्छा थी तो अपना क्या बस महाराज। तो अब की तुमने अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम किया है? क्या बताऊं, पड़ती रहेंगे। पड़ती रहेंगे? ये तो बड़ा अनर्थ होगा। ना तुमने पंचायत में बैठकर हम पर डांट लगाया होता, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। धनिया तो मुझे नाहक बदनाम करती हो रही। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ गया था। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। जाने दो महाराज, जाने दो। जो होना था सो हो चुका। खेत जुते जुताए ऐसे ही पड़े रह गए। मैंने बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी और कोई बात नहीं। इसके अलावा हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। चौमासे भर हमने खेतों में खाद डाली, जोता, और आज खाली बुआई के लिए तुम्हें फसल दे दे। इससे तो अच्छा है खेत परती पड़ जाए। नहीं धनिया, नहीं। अब की लगान न चुका तो बेदखली आई धरी है। अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो लगान तो निकल ही आएगा। तो चलो 20 तौल दो। रोटी तो खाली है ना? नहीं महाराज, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला। अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं। चलो 2 मन अनाज खाने को भी तौल देता हूँ। हम तुम्हारे बैरी थोड़े ही है। पंडित जी की ये हमदर्दी केवल दिखावे भर की ही थी। उनका असल मकसद तो कुछ और था। वो होरी के परिवार को अपना बंधुआ बना लेना चाह रहे थे। जल्दी ही ये बात जाहिर भी हो गई। यहाँ बैठी तमाशा क्या देखती है धनिया? जा अपना काम कर। इस हिसाब से तो दिन भर में भी वो न ढूंढ पाएगी। क्या जरा से दम न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं। तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर दम लो। अच्छा चुप रहो, नहीं तो। जाते क्यों नहीं धनिया? क्यों हुज्जत कर रही है? जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को औंधी न देनी चाहिए। जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, तभी दाने दाने को मोहताज हो। तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती? अगर यही हाल रहा तो एक दिन भीख भी मांगी। भीख मांगो तुम, जो भीख मांगे की जात हो। हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। होरी संवेदनशील व्यक्ति था। तीखी बात सीधे उसके कलेजे को लगती थी। आज भी यही हुआ। उसने दीवानों की तरह अंधाधुंध हाथ चलाने शुरू कर दिए। खेत में फावड़ा चलाते चलाते वो बेदम हो गया और बेहोश होकर गिर गया। इस पर चारों तरफ हल्ला मच गया। लोग होरी को संभालने आए। मालिक, आपको ऐसी बात न कहनी चाहिए जो दिल को लग जाए। अरे क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे अरे कोई दौड़ कर पानी ला। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ है। गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। क्या करूं लाला?
जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, ये रखकर काम करो, लेकिन मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं। जी कैसा है तुम्हारा? मेरे तो प्राण नाहों में समा गए थे। न जाने जी कैसा हो गया था। देह में दम तो है नहीं और काम करते हो जान देकर। आज तो तुम नहीं डूबे थे। धनिया तो रो पीट रही थी। होरी सचमुच तू रोती थी धनिया? इन्हें बकने दो। पूछो ये क्यों घर से दौड़े आए? अभी तो फूट फूट कर रो रही थी, अब लाज के मारे मुकरती है। अगली है और क्या। अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। होरी का बेटा गोबर घर से भागा तो उसने अपनी कभी कोई खबर न भेजी। वो लखनऊ आकर मिर्जा साहब के घर पर काम करने लगा था। उसे शहर की हवा लग चुकी थी और वो चतुर भी हो चला था। साल भर बाद होली के मौके पर उसने छुट्टी ली और घर की ओर चल पड़ा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ गुमड़ जब गरज बदरिया रे, ठुमुक ठुमुक नाचे मोर। के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देशवा की ओर। लंबे समय के बाद अचानक गोबर को घर आया देख धनिया और होरी जैसे निहाल हो उठे। झुनिया ने भी मानिनी नायिका बनने में देर न लगाई। मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया, आप परदेश की राह ली। साल भर के बाद अब तुम्हारी नींद टूटी। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर झुनिया, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मेरे मन से न उतर। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान ही लेने पर उतारू थे। सच? हाँ, हमारे दोनों बैल भी खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती? और दादा कुछ बोले नहीं? दादा अकेले किस किस से लड़ते। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार से बैल खोल ले जाए। पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है। लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा लाए हो। अभी क्या कमाया? साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। इस बार तुझे भी साथ लेता जाऊंगा। तब तो और तुम भी क्या परदेसी रहते रहोगे? तो यहाँ बैठकर क्या करूंगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ और क्या रखा। बस होली के दूसरे दिन ही यहाँ से चला जाऊंगा। गोबर अब पुराना गोबर नहीं रह गया था। उसकी अंटी में रुपए थे और दिमाग में उन रुपयों की गर्मी थी। इस बार होली में गोबर ने गांव के ठाकुर, महाजन और पंडित के स्वांग उतारे और सरे गांव उनकी भद्द बनाई। इसका नतीजा भुगतना पड़ा होरी को। पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता बेटा। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आवेंगे? तुमने रसीद ले ली होती तो कुछ ना होता। मुझे क्या मालूम था वो लोग बेईमानी करेंगे। रात को तुमने उनकी नकल उतारी, ये उसी का दंड है। मैं तुम्हें 70 रुपए दे दूंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, फिर किसी से एक पैसा उधार मत लेना। मैं परदेश इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा। माँ बाप कर्ज कमाम लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए या अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए हो। पालने में तुम्हारा लगा क्या? जैसे और लावारिस पलते हैं वैसे मैं भी पल गया। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहे। मेरे मुंह में कालिक मत लगवा। ये मंत्र तुम्हें कौन पढ़ा रहा है बेटा? तुम तो ऐसे ना थे। मैं नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई मंत्र पढ़ाए। तुम और दादा ये चाहते हैं कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। ये सब बोझ मैं नहीं उठा सकता। तुम ठीक कहते हो बेटा, ये सारा बोझ मैं खुद ही उठा लूंगा। मुझे तुमसे कोई आशा नहीं। मेरा 2-3 रुपया रोज का घाटा हो रहा है। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और इस बार झुनिया को भी साथ लेता जाऊंगा। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि झुनिया ही हमें नागन बनकर डस रही है। तुम मुझसे नाहक कोस रही। अपना भला बुरा क्या मैं नहीं समझता? अच्छा चुप रहे,
जाना बघा, कल का चाहता आज ही चला जा। अब तो इस घर में पानी पीना भी मेरे लिए हराम। गोबर के तेवर देखकर होरी और धनिया सन्न रह गए। एक ही बेटा और उसका भी ये रवैया। सच है, अगर तकदीर खोटी हो तो अपनों को भी पराये बनते देर नहीं लगती। देव भी जैसे होरी का बैरी बन चुका है, इसीलिए तो पग पग पर नए संकट आ रहे हैं। खेतों में ऊख की फसल तैयार हुई तो ये मंजर सामने आया। होरी राम के खेत की फसल मंगरूर साहब के डिग्री के मुतालबे में नीलाम की जा रही है। जिसको खरीदना हो मौके पर आकर बोली बोले। ये क्या किया मंगरू साहब? डिग्री करा ली और मुझे पता तक भी नहीं। मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग तो नहीं जाता और ना ही कोई इतनी जल्दी मरा जाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता है, जो कुछ कहना है तो इनसे कहो। अच्छा, तो ये तुम्हारी कारस्तानी है? फिर पूछती क्यों नहीं? क्यों यही धर्म है इनका गांव घर के आदमियों के साथ? अब पूछने से क्या होगा धनिया? देखती हूँ मेरे खेत के नगीच कौन आता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूँगा? मेरे जीते जी कोई मेरा खेत ले जाएगा? हाँ हाँ, तेरे जीते जी और मेरे जीते जी, सारा गांव मिलकर भी इसे नहीं रोक सकता। 80 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया एक। 90 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया एक। 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया एक, 100 रुपया दो। और कोई बोलता है भाई? नहीं नहीं, 100 रुपया एक, 100 रुपया दो, 100 रुपया तीन। गांव की सहुआइन से होरी की अच्छी बनती थी। सहुआइन ने होरी की परेशानी देखकर उसे बेटी के ब्याह के लिए रुपए उधार देने का वादा किया था, मगर आज वो भी वादे से मुकर गई। होरी, तुम्हारी ऊख तो नीलाम हो गई, अब मैं रुपए तुम्हें किस जमानत पे दूंगी? और अभी मेरे पुराने रुपए नहीं मिले। नहीं भाभी, तुम्हारे रुपए नहीं मारे जाएंगे। सोना का ब्याह सर पर है, उसके बाद ही तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। ब्याह के लिए अब मैं रुपए ना दे सकूंगी होरी, तुम कोई और प्रबंध कर लेना। नहीं भाभी, दया करो भाभी, अब तो सोना के ब्याह की तिथि भी ठीक हो चुकी है। अरे तो गोबर से क्यों नहीं मंगा लेते? अब तो वो कमाने लग गया है। गोबर जिस तरह यहाँ से चला गया भाभी, सो तो तुम्हें मालूम ही है। अब मैं किस मुंह से मांगूंगा उससे? तो मेरे आसरे मत रहना होरी। ऐसा ना कहो सुहान, अब सिर्फ तुम ही मेरा आसरा हो। ये उपकार मैं जन्म भर न भूलूंगा। ये व्यापार की बात है होरी, और व्यापार में मैं दया नहीं कर सकती। सुहान, होरी अपनी बेटी की शादी का लगन तय कर चुका था। ऐसे में घर आई बारात के सामने प्रतिष्ठा बचाने का प्रश्न था। रुपयों का प्रबंध करने का एक ही तरीका बचा था, वो ये कि होरी अपने खेत गिरवी रखकर कर्ज ले ले। लाचार होरी ने यही किया। खेत खो दिए मगर प्रतिष्ठा बचा ली। बेटी को डोली में बिठाकर सम्मान के साथ विदा किया। चली आज गोरी पिया की नगरिया, चली आज गोरी पिया की नगरिया। मंगिया में सिंदूर ओढ़े चुनरिया, मंगिया में सिंदूर ओढ़े चुनरिया, चली आज गोरी पिया की नगरिया। खेत रहन रख देने के बाद दूसरों की मजदूरी ही एकमात्र रास्ता बचा था। अब होरी वही कर रहा था। अब बस करो, चलकर सो जाओ, भोरे फिर काम पर जाना है। जल्दी क्या है, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जाकर सो जा। दिन भर लू और धूप में मजूरी करते हो और रात को इतनी देर तक काम करते हो। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार तो वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। बस एक बार रेंज से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। हाथ में रुपए आते ही एक गाय लूंगा। कहते हैं कि दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता, वो कई ओर से कई रूपों में आता है। कभी कभी वो राहत के भेष में भी आता है,
मगर ये राहत एक छलावा भर होती है। होरी के साथ ऐसा ही हो रहा था। होरी, क्या हुआ तुम्हारी बेदखली के बारे में? सुना है तारीख के 15 दिन ही रह गए हैं। क्या बताऊं महाराज, मेरे पास रुपए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती? वो मालिक हैं, जो चाहे सो करें। लेकिन जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। बाप दादों की इतनी ही निशानी तो बच रही है, ये भी हाथ से निकल गई तो निभाह कैसे होगा? भगवान की मर्जी है, इसमें मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो, बड़ा धर्म होगा महाराज। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो बिल्कुल निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं। राम सेवक महतो को जानते हो ना? हाँ, जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई है, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह तुम उसके साथ करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूंगा। महाराज, कहां वो बूढ़ा ठूंस और कहां मेरी फूल सी रूपा। आज मेरे ऐसे दिन आ गए कि आप मुझसे लड़की बेचने की बात कहते हैं। मैं तो तुम्हारे भले की बात कहता हूं। देखते देखते लड़की सयानी हो गई है और जमाना बुरा है। उसका ब्याह हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। कुल में ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं महाराज। इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है और दुख में कुछ और। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो फिर हमारी तुम्हारी क्या बात है? ऐसा न हो कि तुम सोचते रह जाओ और बेदखली आ जाए। उस बुढ़े के साथ तुम रुपया की सगाई की बात लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जाता हूं होरी, तुम दोनों की राय हो तो मुझे बताना, मैं कहीं बातचीत पक्की करा दूंगा। पंडित के जाने के बाद होरी और धनिया उसके प्रस्ताव पर विचार करने बैठ गए। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? फटकारा तो नहीं, हाँ इनकार कर दिया। कहता था ब्याह बगैर खर्च बरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम लड़की बेचना चाहते हो? राम सेवक बूढ़ा तो नहीं, हाँ अधेड़ जरूर है। तुम ऐसा कह रहे हो? रूपा के सुख लिखा है तो यहां भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। उम्र की भी कोई ऐसी बात नहीं, बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। वर कन्या जोड़ के हो तभी ब्याह का आनंद है। आनंद? ब्याह का नाम आनंद नहीं पगली, तपस्या है, तपस्या। सचमुच होरी का जीवन एक तपस्या ही तो है। कठोर, अप्रिय और परिणाम विहीन तपस्या। मर मर कर भी जीते जाना और जीते हुए भी मरते रहना। होरी का सब कुछ लुट गया। वो किसान से मजदूर बन गया। जी तोड़ मेहनत करता, मेहनत करते करते बेदम हो जाता। इस तरह के परिश्रम का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता था। भूख प्यास से बेदम एक दिन धरती पर गिरा तो फिर नहीं उठ पाया। होरी, दोपहर ढल गई, उठो, झुआ उठाओ, होरी के घर वालों को जल्दी बुलाओ। धनिया भागती हुई आई, पर होरी को चेतना आया। उसकी चेतना तो न जाने कहां कहां भटक रही थी। कैसा जी है तुम्हारा? तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है, देखो। मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? धनिया, मेरा कहा सुना माफ कर देना धनिया। अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। भाभी, दिल कड़ा करो, दादा चले। होरी का समय आ गया था। धनिया रो रो कर हलकान हुई जा रही थी।
गांव वाले उमड़ आए थे। अब यही समय है। गोदान करा दो। महाराज, घर में न गाय है न बचिया। सुतली बेचकर 20 आने पैसे लाए थे। यही इनका गोदान है। ओम तत्सद्याहम कृतानाम सामाजिक कल्याण विरुद्धानाम पापानाम निष्कृति हेतवे पश्चाताप प्रतीक रूपम इदम गो निष्क्रिय रूपम द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय सचरित्राय दातुमहमुत्सृजे। इस दृश्य पर आकर फिल्म गोदान समाप्त हो जाती है। नई गाय खरीदने से लेकर गोदान तक होरी की कथा दुर्भाग्य और विवशता की करुण कथा है। गोदान उपन्यास पाठक में एक समझ विकसित करके उसे सोचने पर विवश करता है, किंतु गोदान फिल्म एक विचित्र सी निराशा और खालीपन का एहसास कराती है। शायद यही कारण रहा होगा गोदान फिल्म को दर्शकों ने अधिक पसंद नहीं किया और टिकट की खिड़की पर यह फिल्म कामयाब नहीं रही। जेटली फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म गोदान के निर्माता निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। कार्यकारी निर्मात्री थीं कृष्णा जेटली। कलाकार राजकुमार, कामिनी कौशल, शुभा खोटे, महमूद और शशिकला। साथी कलाकार मदनपुरी, एस के सिंह, त्रिलोक जेटली, रविकांत, मनोहर दीपक और टुनटुन। फिल्म गोदान का छायांकन किया अमित बोस ने। ध्वनि शंकर राव, साउंड सुधीर मजूमदार, गीत अनजान और संगीत रविशंकर। गोदान मुंशी प्रेमचंद की कृति पर बनी इस फिल्म की बातें अभी आपको सुना रहे थे अमरकांत। खोज और आलेख रमेश जोशी, संपादन PKA नायर, संयोजन राकेश जोशी और प्रस्तुति अमरकांत। बायोस्कोप की बातें।